हाय फ्रेंड्स, रोनित एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आज मैं साइंस के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और उससे संबंधित जितने भी उसका ऑप्शन आएंगे उसका मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आपको 50 क्वेश्चन नहीं बल्कि 200 क्वेश्चन का अनुभव हो जाएगा। 200 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे इस 50 क्वेश्चन के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हर्ट्ज जो है ये किसका मात्रक है? हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज है आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? फ्रीक्वेंसी का। भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आयतन का क्या है एसआई मात्रक? आयतन का है क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ज्योति तीव्रता का क्या है एसआई मात्रक दोस्त? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है, कैंडेला। तो चलिए, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना का मान समान होता है? तो किस तापमान पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा -40 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान समान होता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान होता है। अब इस ऑप्शन को देख लेते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है दोस्त? तो जो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इससे नीचे जाएंगे, इससे डाउन जाएंगे तो इसका घनत्व घटेगा, इससे ऊपर भी जाएंगे तो घनत्व घटेगा। चलिए अब ये देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है? -273 डिग्री। -273 डिग्री को क्या कहते हैं दोस्त? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप इसको बोलते हैं, -273 डिग्री को। अब 212 डिग्री क्या है? तो जल का क्वथनांक कितना में है सेल्सियस में? 100 डिग्री सेल्सियस में है, 100 डिग्री सेल्सियस में। और फ़ारेनहाइट में कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो क्वथनांक में ये दोनों बराबर होता है। उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, जो कि क्या था? रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट इसको बोलते हैं, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में मिला था। अब ये देख लेते हैं, एक चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में भारतीय एक वैज्ञानिक थे जिन्हें मिला था। उनका क्या नाम था दोस्त? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। कौन थे? हरगोविंद खुराना। इनको कब मिला था? 1968 ईस्वी में। किस चीज के लिए मिला था? तो जेनेटिक्स कोड के लिए मिला था। जेनेटिक कोड के लिए इनको मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। और एक ऑप्शन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन भारतीयों को मिला नोबेल पुरस्कार? तो अमर्त्य सेन थे। किनको मिला था? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को कब मिला था दोस्त? तो ये मिला था 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन ये है कि समुद्री मील की दूरी की इकाई है, किसकी इकाई है समुद्री मील जो है? तो ऑप्शन है नौ परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त नौ परिवहन। नौ परिवहन यानी कि समुद्र में इसका प्रयोग होता है, समुद्री मील का। समुद्र में इसका प्रयोग होता है, समुद्री मील का। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? यानी कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम किसे प्रयोग करते हैं? तो परमाणु रिएक्टर में हम ईंधन के रूप में यूरेनियम को प्रयोग करते हैं, यूरेनियम को। अब अच्छे से याद हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि जब भी प्रकाश का किरण सूर्य से आता है, कोई भी कण पे पड़ता है तो ये फैल जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? उतना ही कम होगा।
और जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां सवाल है, यातायात में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यातायात में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे ज़्यादा होता है, ये बहुत अच्छी तरह से दिखता है, और ये क्या है, ये फैलता बहुत कम है, इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसको यातायात में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? तो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर किसके कारण चढ़ता है? लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है कोशिका प्रक्रिया के कारण, कोशिकत्व प्रक्रिया के कारण ये चढ़ता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, मिट्टी का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? पेडोलॉजी। पेडो से पैर याद रखेंगे, पैर भूमि पे रहता है तो पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। अब ये भी ऑप्शन देख लेते हैं दोनों तीनों। ये दोनों तीनों ऑप्शन क्या है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवक का। माइकोलॉजी में ये, सॉरी दोस्त, यहाँ फाइकोलॉजी होना चाहिए। तो फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का। और केलोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? केलोलॉजी में सुंदरता का अध्ययन होता है। तो आप समझ गए होंगे चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं दोस्त। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब एंजाइम का और क्या काम है दोस्त? एंजाइम का एक और काम है उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक का एक ही प्रक्रिया को ये दोहराते रहता है हमेशा, एक ही प्रक्रिया को क्या करता है? दोहराते रहता है हमेशा। अब कुछ और एंजाइम्स है जिसके बारे में मैं बता देता हूँ दोस्त, जैसे कि बेबी फूड्स में कौन सा एंजाइम का प्रयोग करते हैं? तो ट्रिप्सिन। कौन सा हो गया? ट्रिप्सिन एंजाइम का बेबी फूड में हो गया। पनीर में हम किसको यूज करते हैं? किस चीज़ का? तो पशु के पेट से एक एंजाइम उत्पन्न होता है जिसका नाम है रेनिन। तो ये पनीर बनाने में काम आता है ये वाला एंजाइम जो है। और एंजाइम शब्द को किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो विल्हेम ने दिया था। विल्हेम कोहने ने दिया था। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है दोस्त कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर होता है। क्वाशियोरकर होता है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है जो कि मनुष्य को सुनाई नहीं देता है? मनुष्य को सुनाई कौन सा देता है? श्रव्य तरंग। और पूछा क्या है यहाँ पर? प्रस्रव्य तरंग। तो प्रस्रव्य तरंग का जो हर्ट्ज होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, वो होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हम लोग सुन नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो इसको सुन सकते हैं, तो वो कौन कौन से जीव हैं? चमगादड़ हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जीव प्रस्रव्य ध्वनि को आराम से सुन सकते हैं। और श्रव्य तरंग का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया बीमारी जो है किस अंग को प्रभावित करता है? ज़्यादातर ये गला को प्रभावित करता है दोस्त। आप देखते होंगे कि किसी को ये गला में सूजन आ जाता है यहाँ पे, या फिर टॉन्सिल में सूजन आ जाता है, तो आप देख सकते हैं इस ढंग का यहाँ पे गला में सूजन आ जाता है, तो इसे हम डिप्थीरिया बोलते हैं। डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है? तो डिप्थीरिया बीमारी जो है ये जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु द्वारा होता है डिप्थीरिया बीमारी। तो इसका टीका कौन लगता है? इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज है डीपीटी का एक टीका आता है, इसको रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगता है। अब कौन सा इसमें बैक्टीरिया रहता है? तो इसमें बैक्टीरिया रहता है डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया रहता है इसमें। उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा अच्छी तरह से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? रुधिर यानी कि ब्लड। तो कितना लीटर होता है? सभी को आपको याद होगा दोस्त, 5 से 6 लीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है अस्टिग्माटिज्म। अस्टिग्माटिज्म क्या चीज़ का बीमारी है दोस्त? तो ये आँख का बीमारी है। ये किसका बीमारी है? आँख का बीमारी है। अस्टिग्माटिज्म किसका बीमारी है? आँख का। इसमें क्या होता है अस्टिग्माटिज्म में कि लेंस या फिर कॉर्निया का घुमाव जो होता है, लेंस या कॉर्निया का घुमाव क्या होता है? अनियमित हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लेंस या कॉर्निया का घुमाव थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये बीमारी जो है ये जन्मजात भी हो सकता है या फिर जन्म के बाद भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। इसका इलाज क्या है दोस्त अस्टिग्माटिज्म का? तो इसका इलाज है कि अस्टिग्माटिज्म का एक क्या आता है? चश्मा आता है। अस्टिग्माटिज्म का एक चश्मा आता है, या फिर इसका उपयोग है कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर हम कर सकते हैं इसको, इसका उपाय, या फिर इसको हम सर्जरी से भी कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको अस्टिग्माटिज्म के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेलेकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलेकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो मेलेकोनाइट किस धातु का खनिज है? ये हो जाएगा तांबा का। मेलेकोनाइट किसका हो जाएगा? तांबा का। ये चांदी किसका अयस्क है? चांदी का अयस्क क्या है दोस्त? तो अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट से, अर्जेंटाइट इसका क्या है? अयस्क है। किसका? चांदी का अर्जेंटाइट अयस्क है। अब ये किस विधि से इसका निष्कर्षण होता है चांदी का? तो ये होता है मैक आर्थर विधि। एक मैक आर्थर विधि होता है, इसके द्वारा निष्कर्षण होता है। एक और आप देख सकते हैं, लोहा का अयस्क क्या है? तो हेमेटाइट। लोहा का क्या है अयस्क? हेमेटाइट है। इसको कौन विधि से निकालते हैं? निष्कर्षण कौन विधि से किया जाता है? बात्य भट्ठी द्वारा। बात्य भट्ठी द्वारा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो किस अम्ल का उपयोग संचायक, सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही जवाब सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या सूत्र है? H2SO4। इसको अम्ल का राजा भी बोल सकते हैं दोस्त, अम्ल का राजा, अम्ल का राजा इसे बोलते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है दोस्त? तो पेट में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का कहाँ उपयोग होता है? तो ये होता है दवा बनाने में या विस्फोटक सामग्री में यूज होता है, विस्फोटक सामग्री में यूज होता है। अब एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये तो अच्छी तरह याद होगा आपको, खट्टे फलों में, जैसे संतरा, नींबू, ये सब वगैरह में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने दिया? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेड ने। कौन दिया था? ऑस्ट्रेड ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? न्यूरॉन एक इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन एक इकाई किसकी है? तो ऑप्शन क्या है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक। न्यूरॉन उसी की इकाई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ये भी आपको पता होगा दोस्त। ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्ताल्पकता का निवारण, लब का उपायोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन। हेमोग्लोबिन क्या करता है हमारे शरीर में? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रेडियोधर्मी तत्व जिसका विशाल भंडार भारत में है। तो कौन ऐसा रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भंडार भारत में बहुत बड़ा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूरेनियम। यूरेनियम, यूरेनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका कहाँ है भंडार? जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा में इसका कहाँ है यूरेनियम का विशाल भंडार? जादूगोड़ा में। और आंध्र प्रदेश में भी है दोस्त इसका विशाल भंडार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? किसी मानव के आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये कैसा बनता है? ऑप्शन देख लेते हैं। वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा बनता है मानव आँख पर प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाला संवेदी यौगिक कौन है? फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले संवेदी यौगिक कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। इसका सही जवाब सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है? विशिष्ट ऊष्मा, कुल ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण है? यानी कि पीतल किसको किसको मिलाकर बनाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। जस्ता एवं टीन, तांबा और टीन, तांबा और जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिंक और कॉपर, जिंक प्लस कॉपर। पीतल किससे बनता है? जिंक यानी कि जस्ता और तांबा, जस्ता और तांबा से बनता है। पीतल जी का ऐसे याद रखेंगे, जी का, जी से जिंक हो जाएगा, सी से कॉपर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्त? अगला प्रश्न है, टांका जो है, शोल्डर जो है, किसका मिश्रण है? टांका किसका मिश्रण है? ऑप्शन है सीसा जस्ता, सीसा बिस्मथ, सीसा और टीन, टीन और बिस्मथ। टांका किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का, सीसा और टीन का। किसका मिश्रण है टांका? सीसा और टीन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त करते हैं? तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि वैसा उपकरण जिसमें हम यदि विद्युत देते हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि कुछ मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाता है। तो वो कौन सा हो गया दोस्त? वो हो गया विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रतिध्वनि यानी कि इको, इको किसके कारण सुनाई देता है? इको किसके कारण सुनाई देता है दोस्त? तो इको सुनाई देता है, इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ध्वनि का तरंग हो गया, फिर ध्वनि तरंगों का आवर्तन हो गया, ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरा बर्फ पिघल जाएगा तो बर्तन का जल स्तर क्या होगा? यानी कि एक कोई भी टोकरी है, उसमें बर्फ का टुकड़ा पहले से ही डला हुआ है। यदि ये बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो ये जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो इसका जल स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। क्योंकि जब हम बर्फ को इसमें डालते हैं टोकरी में तो वो उतना जगह ऑटोमेटिक ले लेता है पहले से ही, और पिघलने के बाद वो ना बढ़ता है ना घटता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2 समांतर दर्पण के बीच धातु का एक गोला रखा जाता है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? यानी कि 2 दर्पण है, यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया एक गोला, तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन दिया है 0, 1, 3 और असंख्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असंख्य, असंख्य प्रतिबिंब बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सार्स बीमारी जो है उसमें ए अक्षर निरूपित करता है। तो इसका फुल फॉर्म पहले मैं बता दूं दोस्त, इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा एक्यूट। ये बार बार पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में दोस्त, ध्यान रखेंगे इस पे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन हो जाएगा 0.0 पर 0.001 हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा? 2 जीरो और 1 हो जाएगा 1 माइक्रोन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या है, परम शून्य ताप किसे कहते हैं। ये मैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन में बता दिया था पहले दोस्त। परम शून्य ताप कितने डिग्री को बोलते हैं, -273 डिग्री को परम शून्य ताप बोलते हैं। कितने को, -273 डिग्री सेल्सियस को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एसिड अम्ल बदलता है, एसिड यानी कि अम्ल जो है वो किसको किस में बदलता है, नीले लिटमस को लाल में, या लाल लिटमस को नीला में, या लिटमस का रंग नहीं बदलता, इनमें से कोई नहीं। मैं तो पहले बता दूं लिटमस होता क्या है। लिटमस होता है एक तरह का सूचक, यानी आप इसे एक सफ़ेद कपड़ा समझ सकते हैं। मतलब इस पर कुछ भी डालेंगे तो इसका रंग बदलेगा। अम्ल या फिर एसिड या फिर बेस डालेंगे तो इसका रंग बदलेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, नीला को किस में बदल देता है, लाल में बदल देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीनी का घोल में तापमान बढ़ाने पर चीनी का विलेयता क्या होगा। यदि चीनी का तापमान हम बढ़ा दें तो चीनी ज़्यादा घुल जाएगा पानी में या फिर कम घुलेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देख लेते हैं इसका सही जवाब। इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, घटता है, बढ़ता है या समान रहता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बढ़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कोक, कास्ट कोयला, कोयला या फिर हीरा। तो कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, हीरा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। ऑप्शन क्या है इसका, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। तो कौन सा कार्बनिक तत्व सब में मौजूद रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस आवरण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, ओजोन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ओजोन। क्या हो जाएगा, ओजोन। ओजोन का सूत्र क्या है, O3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, मायोपिया किस के प्रयोग द्वारा ठीक किया जाता है। मायोपिया किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जाता है। ऑप्शन इसका क्या है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस और समतल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को लगाकर मायोपिया जो आँख की बीमारी है इसको हम ठीक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या सोर्स प्रोग्राम या उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का एक प्रोग्राम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अबेकस। अबेकस का पूर्ण रूप क्या है। अबेकस का पूर्ण रूप क्या है। अब देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन देख लेते हैं, एंटी बार एंड करप्शन सोसाइटी, एयरबोर्न बर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एरियल बार फेयर एंड कंट्रोल सिस्टम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एरियल वार फेयर कंट्रोल सिस्टम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका ये ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या क्या है दोस्त। इसका ऑप्शन है फ्लॉपी ड्राइव, फिर है माउस, फिर है कीबोर्ड, फिर है माइक्रो प्रोसेसर। तो इनपुट डिवाइस मतलब क्या होता है, जैसे हम कीबोर्ड में लिखते हैं तो ये क्या होता है, इसमें इनपुट होता है कंप्यूटर में। फिर माउस क्या होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस है जिससे हम कुछ लिख सकते हैं, माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब फ्लॉपी ड्राइव क्या है, फ्लॉपी ड्राइव जो है इनपुट डिवाइस है या नहीं है,
आप बता सकते हैं दोस्त, इनपुट डिवाइस है कि नहीं है। फ्लॉपी ड्राइव, ये ऑप्शन आप देख लेते हैं अच्छी तरह से। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, माइक्रो प्रोसेसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट किसका बना होता है। पोर्टलैंड सीमेंट किससे बना होता है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, चूना, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड। दूसरा है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। तीसरा है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। इसका सही जवाब हो जाएगा चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया हो जाएगा इसका सही जवाब। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में क्या प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, बोरॉक्स, सोडियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट। इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी जहाँ आया दोस्त, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सोडियम थायोसल्फेट, ये दोनों होता है इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद भी होगा आप लोग को। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन के कमी से क्या होता है, रक्त अस्कंदन का प्रॉब्लम, हीमोफीलिया। विटामिन सी के कमी से दांत का प्रॉब्लम या फिर पायरिया का प्रॉब्लम। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनमें कौन सा बीमारी को वैक्सीन द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो वैक्सीन किस में नहीं दे सकते हैं, कुकुर खांसी में देते हैं, चेचक का भी वैक्सीन पड़ता है, पोलियो का भी वैक्सीन पड़ता है, और मधुमेह यानी कि शुगर वाला जो बीमारी होता है या फिर चीनिया बोलते हैं इसको बीमारी, इसमें हम वैक्सीन लगा के इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। इसको साइलेंट किलर बीमारी भी बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा क्या है। इसका ऑप्शन क्या है, अंग्रेजी और गणित संकेत, केवल बाइनरी संख्या, फोर्ट्रॉन और निमोनिक्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा सिर्फ 0 और 1 को उपयोग करते हैं दोस्त। 0 और 1 को, ये ऑफ ये ऑन, इसको उपयोग करते हैं 0 और 1 को असेंबली भाषा के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन है फेफड़ा, वृक्क, मेरुदंड या मस्तिष्क गुहा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा मेरुदंड को। मेरुदंड जो बीच में हड्डी होती है उसको प्रभावित करता है, मेरुदंड को। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 50वां सवाल क्या है, बासिंग सोडा क्या है। बासिंग सोडा क्या है, ऑप्शन क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताएं दोस्त, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है दोस्त आपको ये 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगे होंगे और बहुत शानदार लगा होगा। तो उम्मीद है दोस्त आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसको। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्त।